हमें बारू पहलवान को चौपाट में यह बात कही, नाब ने शियो ने पहलवान कीमत घटाऊं तेरा चकटेगा। कहने जो कीमत लग रही उस प्रकार कीमत कैसे घटा रहा। हमारा जनाब ने फर्म बनाया एक चक्कर रोड़ा पड़ गया दुनिया में, बारू बलाल ची नहीं पाया। हम दाद लड़ाई जिम्मेदार हैं, दाद लड़ाई जिम्मेदार हैं। हमारे चक में रंडुए का भूमिया नहीं बना। हम कूपड़ तो हैं 5वीं तक पढ़ा में, पर रंडुओं का भंडू का देता नहीं हमारे चक में। हम दाद लड़ाई जिम्मेदार हैं। ऐसा थोकदार बना नहीं, पहलवान भी जाओ जिसका पानी खुल गया डोरी पर उतरवा। कलेक्टर मारे पिछाड़ी में जिम सबका भरे हो जाता। नमस्कार इंडिया का नमस्कार करें स्वीकार। आज की शाम को यह कहें कि धूम मची रही एक तरीके से, और धूम मची रही मुंबई पुलिस के, अब मैं कहूं पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी की वजह से। और अब उस चिट्ठी को मैं तथाकथित लिखी गई चिट्ठी कहना जरूर चाहूंगा, क्योंकि वो ये है कि जो उद्धव ठाकरे का कार्यालय, जो मुख्यमंत्री का कार्यालय, उन्होंने ये कहा गया है, वहां से जो बयान आया लेटेस्ट, उसके अनुसार वो जो लेटर जिसको लेकर आज घमासान मचा हुआ है, हर चैनल के ऊपर घमासान मचा हुआ है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार पहली चीज तो वो परमवीर सिंह के आधिकारिक ईमेल से वो पत्र नहीं आया है। दूसरा, उस पत्र के ऊपर कहीं हस्ताक्षर भी नहीं है। इसलिए अब उसकी जांच होगी कि वो वास्तव में परमवीर सिंह के द्वारा भेजा गया पत्र है या कहीं गलत रास्ते से या किसी गलत व्यक्ति के द्वारा आ गया है। हालांकि उस पत्र के माध्यम से इल्जाम लगाया परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख, जो कि गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके ऊपर, कि वो उनके ऊपर दबाव बनाते थे 100 करोड़ रुपया प्रति माह की उगाही का। गौर कीजिएगा, 100 करोड़ रुपए हर महीने, जो मैं और आप जैसे आम लोग तो सोच भी नहीं सकते। बकौल उस लेटर की, मैं बकौल लेटर बात कर रहा हूं, या तथाकथित पत्र के, मुंबई के अंदर, अकेले मुंबई के अंदर लगभग 1750 बार और अन्य प्रतिष्ठान हैं जहां से 2 से 2.5 लाख की भी यदि उगाही हो तो सीधा सा मतलब तो यह है कि 40-50 करोड़ तो वैसे ही हो जाते हैं और बाकी जगहों से उगाही करके उनको दिए जाएं। अब अनिल देशमुख ने सीधा कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं परमवीर सिंह, क्योंकि परमवीर सिंह अगर सत्य बोलते तो वो अपने पद पे रहते हुए उन्होंने इन चीज का खुलासा क्यों नहीं किया, उन्होंने कार्यवाही क्यों नहीं की। वास्तविकता तो ये है कि परमवीर सिंह का ये तथाकथित पत्र अगर देखें तो उन्होंने कहीं ना कहीं, अब जिन इंस्पेक्टर एपीआई वाजे के ऊपर जो कि मनसुख हिरेन के जो है मौत से जिनके अब तार जुड़े या जो भी कुछ बताए जा रहे हैं उसके अनुसार, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो जांच दी गई एपीआई वजह को और जो आईपीएस ऑफिसर थी, एसीपी डीसीपी, उनको छोड़कर वहां जो जांच ट्रांसफर की गई, तो यह तो नहीं हो सकता कि परमवीर सिंह उसमें इस पत्र में कहीं अपने आप को सुरक्षित कर ना चल रहे हो। खैर वो भी है, अनिल देशमुख ने अब कहा है कि वो उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करेंगे या कराएंगे। देखते हैं आगे ये राजनीतिक चर्चा क्या रुख लेती है, या कुछ दिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनको एक मसाला मिल जाएगा और मसाले के बाद बातें दब जाएंगी, कोई और विषय आ जाएगा। यहां तो ये चलता ही रहता है। चलिए अब इससे आगे बढ़े। नमस्कार इंडिया की टीम, हम जो थे आज गाजीपुर बॉर्डर गए, खुद वहां पर चेक किया। हालांकि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि टीकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर के मुकाबले वहां भीड़ कुछ नहीं है। वैसे भी जो कुछ झुग्गियां, जो टेंट जो थे वो पड़े तो हुए, वो हैं तो, हालांकि बहुत कम हो गए लेकिन हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ खाली हैं, किसी में 1-2 लोग हैं, किसी के में 2-4 लोग हैं, आराम कर रहे हैं। वो गहमा गहमी, वो उत्सुकता हमें नजर नहीं आई जो पहले हुआ करती थी। वहां पर जो एक उत्साह हुआ करता था,
हालांकि जो जहां पर भाषण और जो मंच सजा हुआ था किसान आंदोलन का, उसको अब ढक दिया गया है गर्मी का मौसम होने के कारण, ताकि वहां पर ठंडक बनी रहे। लोग बैठते हैं, क्रमिक अनशन, क्रमिक भूख हड़ताल वहां पर चल रही है। 11-11 लोग बारी बारी से वहां पर प्रतिदिन बैठते हैं। 24-24 घंटे की भूख हड़ताल पर लोग आते हैं, ठंड में बैठते हैं। अब रहे नेता, राजनेता कहें, जो नेता, जो किसान नेता है, वो तो सब नदारद है, आपको मालूम है। वो बहुत बड़ी बड़ी फेंक कर गए थे, यहाँ से जाएंगे 5 राज्यों के अंदर धूम मचा देंगे, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियां जाएंगी वहां के ऊपर 5 राज्यों के अंदर, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में। वहां अपील की जाएगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें। लेकिन सच पूछे, हमने कल भी कहा था, हमने परसों भी चर्चा की थी, वो नेता चाहे योगेंद्र यादव हो या राकेश टिकैत हो, सबके सब कोई राजस्थान, मेवात यहां घूम रहे हैं। वहां भी कोई विशेष भीड़ तो जुटी नहीं। हमने इस ही विषय को लेकर, और भी विषय रहे, हमने इन्हीं जो ये नेताओं ने जोर शोर से चर्चा की थी पश्चिम बंगाल और अन्य 4 राज्यों के अंदर चुनावों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध प्रचार करने की, उस पर हमने जो चर्चा की। देखें, सबसे पहले राज सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश के मोदी नगर से, 98 वर्षीय किसान है, पहले दिन से यहाँ पर बैठे हुए। हाँ। अच्छा, आपके जो किसान नेता थे उन्होंने बहुत शोर मचाया था कि हम 5 राज्यों में जाएंगे, हम बंगाल में जाएंगे। हाँ। ठीक है जी। हाँ। वहाँ पर बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। हाँ। हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली जाएंगी। हाँ। वो ट्रैक्टर ट्रॉली तो छोड़ो, आपके वो नेता कहाँ है? वही बंगाल में ना है? नहीं, बंगाल में गए हैं, वापिस बाबूजी एक दिन वहाँ चुनाव तक रहना था उन्होंने। पब्लिक तो जब आपकी बात मानती है थोड़ी, एक दिन आपने 300 आदमियों में रैली करी और फिर आप राजस्थान में और मेवात में घूमते फिर रहे हैं, ऐसे थोड़ी प्रभाव पड़ेगा। नहीं, ये तो थोड़ी गलती रह गई हमारे नेताओं की, इन्हें रोकना चाहिए वहाँ से। हाँ, रुकना चाहिए, रुकना चाहिए था ना। हाँ। क्योंकि जितना आप ज्यादा रुकते वहाँ पर, हाँ, उतना ज्यादा जनता को समझा पाने में सफल होते। अब मान लीजिए किसी कारण से ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आती है, बीजेपी आ जाती है, तो वो तो बीजेपी वाले तो फिर वो ढोल बजा बजा कर तंग कर देंगे कि भाई देखो, बिल्कुल किसानों की बात नहीं चली, बंगाल की जनता ने और तमिलनाडु की जनता ने नकार दी। हाँ, तो ये तो गलती है ना जी, गलती है। यह तो गलती है उनकी, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। और अन्य लोगों से भी चर्चा की, पहले इस विषय के ऊपर चर्चा सुन। अच्छा, आप ये बताइए सर, यहाँ पर किसान नेताओं ने खूब शोर मचा, हम इतने 1000 ट्रैक्टर भेजेंगे बंगाल चुनाव के अंदर। सारे के सारे नेता एक दिन रैली करने के बाद कोई मेवात में और कोई राजस्थान में और कोई कहीं और रैली में लग रहा है प्रोग्राम में, तो आप क्या कहेंगे? क्या इससे किसानों की मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आएगी? खेला नहीं, उनके साथ विश्वासघात नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि आंदोलन अभी पूरे देशव्यापी क्षेत्र में फैल रहा है। तो किसान तो हर जगह है, बंगाल में भी है, राजस्थान में भी है, कर्नाटका, उड़ीसा, हर जगह किसान है। तो सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ना कि इसको कोई पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है। पॉलिटिकल रूप ही था ना, जब आप चुनावों के अंदर गए थे तो नेचुरली राजनीति करने गए थे, लेकिन कहकर भी क्यों लौट आए एक दिन के बाद? मेरा तो सिर्फ इतना सा प्रश्न। बस जितना करना था उनको करके आगे, अब दूसरी जगह आपको लगता है कि एक दिन की सभा करने से वहाँ पर जनता के भाव पलट जाएंगे? अब वहाँ बंगाल में तो किसान है नहीं, किसान तो कर्नाटका में भी है, केरल में भी है। तो कहाँ है वो? तो वहाँ घूम रहे हैं जहाँ चुनाव है नहीं। मध्य प्रदेश रीवा में कोई चुनाव नहीं है, 2023 में होगा जाकर वहाँ पर चुनाव। राजस्थान में चुनाव नहीं है। उनका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद को चुनावी दौरे थोड़ी करना है, उनका मेन मकसद तो किसान को जागरूक करके दिल्ली तक, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो जागरूक तो अब से पहले करने क्यों नहीं गए? जागरूक और चुनाव घोषणा के बाद ही 22 जनवरी के बाद से कर रहे हैं कंटिन्यू। कहाँ? वहाँ तो बंगाल में तो अब गए हैं। बंगाल में गए तो पहले यहाँ पे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे भी तो आसपास करें। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ रहा है जी। चलो, आंदोलन मतलब महापंचायतों की तरफ जा रहे हैं। पहले आप कहते थे गैर राजनीतिक, आप राजनीतिक करते जा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं महापंचायत के नाम पर। राजनीतिक तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो सर आपके महापंचायतों में, हर महापंचायत पे कोई ना कोई राजनेता है, कैसे कह देंगे सर आप? अब वो तो देखो, किसान आ रहे हैं तो वो भी आ ही रहे हैं सारे के सारे। आपके जो किसान नेतागण हैं उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि हम हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बंगाल जाएंगे या 5 राज्यों के अंदर जाएंगे जहां चुनाव है। क्या वो कर रहे हैं वहां पर रैली, या उसी प्रकार विरोध कर रहे हैं कि भाई बीजेपी को वोट ना दें, जिसका बहुत ढोल बजाया गया था? अगर मैं कहूँ, रणनीतियाँ चेंज होती रहती हैं। हम इतनी ऊर्जा, इतने संसाधन फूंक के हम एक जगह जाके जमावड़ा करें, उससे बेहतर ये है कि हमारी बात कहने के लिए हमारे नेता वहाँ चले गए।
पंचायत में वहाँ के लोग होंगे, बात कहने के लिए राकेश टिकैत जी हैं। भाई वहाँ साहब, पे ऐसा नहीं है कि हम पब्लिक में- आपके वो नेता ही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, गए हैं, क्यों नहीं गए? तो कहाँ हैं वो? तो अभी राजस्थान में, मेवात में रैली कर रहे हैं। आपने उनकी कलकत्ता की रैली नंदीग्राम के की पंचायत कितनी देर, 500 आदमियों में कितनी देर रहा? उसके बाद में सारे नेतागण, हाँ नंदीग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद किस जगह पर उन्होंने किया संबोधन? मुझे हमारा समझना इतना है कि उनका कद ये है कि उनकी एक महापंचायत भी वहाँ का इलेक्शन पलट सकती है। अगर उनके 2 आंसू आंदोलन को जीवित कर सकते हैं तो उनका वहाँ खुद जाके कहना, उनको 50 जगह वोट मांगने नहीं जाना। मोदी जी का ना 25 रैली, हमारे टिकैत साहब तो एक ही बार में वो किसान के दिल की बात कह रहे हैं। लेकिन बेहतर परिणाम के लिए उन्हें ज्यादा देर रुकना नहीं। मैं अकेले टिकैत साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे अपनी बात कहने चले गए। सुनना ना सुनना, मानना ना मानना जनता के ऊपर है। आपको लगता है कि एक बार की रैली के अंदर ही सारी जनता मान लेगी? चौधरी चरण सिंह तो अपने इलाके में कभी वोट मांगने भी नहीं आते थे। टिकैत साहब वहाँ जाके कर रहे हैं पंचायत, इतना एक ही बार बहुत है। मैंने आपसे कहा ना, अगर जिस आदमी के 2 आंसू एक आंदोलन को सैलाब बना सकते हैं, सुनामी बना सकते हैं, उसका खुद वहाँ जाके बोलना। मोदी जी की 25 रैलियों पे भारी है, अमित शाह की 30 रैलियों पे भारी है। अमित शाह की रैलियाँ रद्द हो रही हैं वहाँ, ये भी आप ही हमें बताते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपके यहाँ भीड़ कम जुटी और इस कारण वहाँ से और रैलियाँ बंद कर दी हो किसान नेताओं ने? हमारे लिए वोट का मामला ही नहीं है कि भीड़ देखें, हम भीड़ देखें बीजेपी वाले। हम तो वहाँ जाकर अगर एक भी आदमी से बात कहेंगे तो पूरे बंगाल पे बात जाएगी, क्योंकि बात तो बंगाल की है। मतलब अब आपके लोग कोई मेवात में, कोई राजस्थान में रैली कर रहे हैं, जो पहले इतना शोर मचाया गया था हम इतने दिन वहाँ रैली करेंगे, आपको लगता है मतलब वो जो एक दिन उन्होंने कार्यक्रम किया कि जो टिकैत साहब का जो कद है उस कद के अनुसार अगर वो और रैलियाँ करते तो और ज़्यादा प्रभाव पड़ता, लेकिन वो लोग आ गए। मतलब आपको लगता है एक रैली, मेरा सवाल, एक रैली काफ़ी है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं टिकैत साहब की या योगेंद्र यादव जी की या जो भी 2-3 बड़े नाम हैं? गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर पर्चे बांटे थे अमित शाह गृह मंत्री ने दिल्ली की लोकसभा के विधानसभा चुनाव में। जी, क्या परिणाम आया? हम हर किसान के घर पे न्योरे करने जाएंगे क्या? ये युद्ध उसी का है। युद्ध में और लड़की की शादी में नौता नहीं भेजा जाता, अपने आप आते हैं जिन्हें आना होता है। जिन्हें नौते का इंतज़ार होता है वो अपने नहीं होते हैं। वहाँ एक बार उस धरती पे उन्होंने पैर रख दिया, चाहे मेवात हो, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं अगर वो एक बार भी वहाँ जा रहे हैं तो भी ये अपने आप में सफिशिएंट है। उनकी महापंचायतों में मतलब आपको लगता है एक पंचायत से या एक रैली से जो परिणाम है वो बीजेपी के विरोध में जाएंगे? बंगाल में बिल्कुल। बाई चांस अगर बीजेपी के पक्ष में आए तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, फिर मैं रिपीट और मजबूती से लड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बंगाल के चुनाव से हमारी मांगों का कोई लेना नहीं। हमने इसलिए नहीं करा आंदोलन के वहाँ पे जो है बंगाल का चुनाव आएगा उसमें हम ये फ़ायदा उठा लेंगे इस बात का। हमारा आंदोलन अलग है, हम राजनीतिक हैं। वहाँ जो बात कहने गए वो किसान की बात कहने गए। आप तो राजनीति की कहने गए ना, सत्ता विमुख, सत्ता के विरोध में ही गए ना वहाँ पर। तो हम तब राजनीतिक माने जाते जब हम वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी होते, उसमें इन्वॉल्व होते, किसी का सपोर्ट कर रहे होते। हम वहाँ सिर्फ इतना कहने गए हैं कि इन झूठे और मक्कारों को पहचानो, इनसे बचो। तो फिर किसके पास जाओ? बाकी ममता के सिवा है? ये आप अपना डिसीजन लीजिए। ममता के सिवा लेफ्ट को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, नहीं, सारी सीटों पर लड़ी नहीं रहे ना, बाकी तो सिर्फ ममता ही लड़ रही है और बीजेपी लड़ रही है। हमने एक चोर पकड़ा है, वही चोर बताने गए हैं। कौन अच्छा है ये बताने हम नहीं गए। ये वहाँ की जनता भी कुछ विवेक इस्तेमाल करेगी अपना। और ऐसा नहीं हमने खाली इसी के ऊपर, हमने जो शुरुआत की वो ये पूछा कि भाई आप ये बताएं कि इस आंदोलन का भविष्य क्या है। इतने दिन हो गए, कमोबेश 4 महीने हो जाएंगे अब 26 तारीख को इस आंदोलन को चलते हुए, और 20-22 जनवरी के बाद से तो किसी ने बात करना भी गवारा नहीं समझा सरकार की तरफ से। इसलिए नमस्कार इंडिया ने, हमने इस आंदोलन का भविष्य जानना चाहा। सीधा सा सवाल, इस आंदोलन का भविष्य क्या देख रहे हैं, पहले ये बताएं। भविष्य तो यह है, किसान जो है अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा और किसान को यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। ऐसे खाली हाथ नहीं जाने का, चाहे मर जा। नहीं, कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, कुछ लेकर जाएगा, या जो सारी डिमांड आप लेकर चले थे उन सबको लेकर जाएगा? नहीं, सारी डिमांड तो कभी किसी की पूरी नहीं हुई जी, मेरा मानना है, मेरा अपना निजी विचार है। और जो है MSP पर हमें गारंटी मिले, कानून माने। हाँ, और बाकी 3 कानून
ये 3 कानून भी वापस होंगे। अगर कहीं कोई पैंच है तो वो भाई सरकार, अगर एमएसपी की गारंटी मिल जाए लेकिन 3 कानून होल्ड पर डाल दिए जाएं जैसे सरकार ने पहले कहा। हाँ वही सरकार भी ये कह रही, किसान भी ये कह रहे, अगर उसमें कोई नहीं सरकार वो कहा, सर आप किसान कहाँ कह रहे हैं? आप वो कह रहे हैं ना, वो गाना है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, और पहले ये था कि झोली भर के जाऊँगा या मर के जाऊँगा। ये परिवर्तन कैसे, ये बता दो मुझे। नहीं परिवर्तन नहीं है। देखो सब स्थिति देखनी पड़े, परिवर्तन नहीं है। आज हमारी मांग में ही है, अगर एमएसपी पे कानून बन गया तो ये कानून वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। रही बात, ये कानून वापस होने चाहिए। सरकार 1.5 साल का समय मांग रही है, हाँ जी, या 2 साल का, हाँ, तो अभी किसान देने को तैयार नहीं है। अच्छा बाबू जी, हाँ जी, अब तो इस आंदोलन को आपको चलते 4 महीने के करीब हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है जी, हाँ आप पहले दिन से ही हो। हाँ जी, इस अवस्था में 98 साल की उम्र में। हाँ जी, और कब तक बैठोगे भाई? इतना हमारी बात न माने, इतने बैठे रहेंगे। अब मुझे ये बताओ, इस आंदोलन का भविष्य क्या नजर आ रहा है? आप पहले तो मुझे ये बताओ। अभी कुछ कह नहीं सकते। हाँ, हम भी अपनी जिद पड़ रहे हैं, बस सरकार भी अपनी जिद पड़ रही है। लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? कोई सफलता होती नजर आई या नहीं? मुझे तो ये बताएं बस। भैया जरूर आएगी, परिणाम जरूर निकलेगा इसका। 100 रुपए में पंजाब चल जाते हैं जी। अब 10,000 में नहीं पंजाब जा सकते जी। तक उम्मीद, क्या भविष्य देख रहे हैं आप इस आंदोलन का? चलिए मैं सीधा सवाल दूसरा पूछ रहा हूँ, इसका भविष्य क्या नजर आ रहा है आपको? मुझे तो इतना सा पता जी, आप बताएं। जन आंदोलन में बदल गया भैया, जब जनता बैठी है तो कुछ ना कुछ तो हल करेंगे। बाबूजी आप एक बात बताएं, लगभग 4 महीने हो जाएंगे अब 26 तारीख हाँ को, जी, ठीक है सर? हाँ जी। अब तक हल नहीं निकला सर कभी तो निकलेगा। संजय जी मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके समर्थन में आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है सर, इसका क्या परिणाम दिख रहा है आपको? अंत क्या दिख रहा है इसका? हमारी जीत। हम बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दें कि आप गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आंदोलन ये जंग है। दिल्ली में बैठी हुई काली शैतानी ताकतें जो हिंदुस्तान की भूख में धंधा और फ़ायदा देख रही हैं, उनकी टक्कर अब उन लोगों से है जो अन्न उत्पादन करते हैं और भूखे को रोटी, प्यासे को पानी दान समझते हैं। गुरु के सिखों के नेतृत्व में जो 500 साल से ये कहते चले आ रहे हैं, लंगर छको जी प्रसादा पाओ जी। तो खिलाने वालों में, उत्पन्न करने वालों में और इन व्यापारियों में टक्कर हो चुकी है। तो ये जंग है, जंग हम जीतेंगे। इनके अनाज के गोदामों में हम हिंदुस्तान के दाने कैद नहीं होने देंगे। इन चर्चाओं के साथ मैं एक बात और बता दूं, आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा जो वायरल हो रहा है इस समय, आपको पता है कि एक मंदिर के अंदर डासना, उत्तर प्रदेश गाजियाबाद जिले के अंदर एक डासना मंदिर है, देवी मंदिर है। वहां पर एक बच्चा, मुस्लिम बच्चा जो पानी पीने आया था, हालांकि जो यतीजी तो कहते हैं उनको बच्चा मत कहिए क्योंकि वो अपराध करने आया था। अब तो अनेकों प्रकार के उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो उसको मारा पीटा गया, उसके बाद जो वीडियो वायरल कर दी गई, उसके बाद उनके कुछ समर्थक वहां पर आकर वीडियो बना रहे और किस अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए किस प्रकार की चेतावनी, तो मैं नहीं कहूंगा किस प्रकार की धमकी दी जा रही है, हालांकि भावावेश में ही दी जा रही है। दिल्ली की मुंह बोली मियां खलीफा की बहन अलका लांबा, उसको बताओ छिनाल को कि पूरे गाजियाबाद में गोल टोपी 1700 भाई छोड़े दासना मंदिर छोड़ो, आजू बाजू भी कोई आ गया, हम सर कलम नहीं करते। भाई सुने, सर कलम नहीं करते हम, सर समेत धड़ को गायब कर देते हैं। कोई जालीदार टोपी वाला हो बेशक आ दो भाई, बेशक आ दो, जालीदार टोपी हो, उच्च पदम वाला कोई भी हो आ दो भाई, बेशक। सरेआम खुलेआम धमकी। बजरंग दल महाकाल टीम जहाँ पे पोस्ट किया पता आपको, ठीक है भाई, महाकाल टीम से है, महाकाल टीम से। और महाकाल टीम हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक टीम है भाई, कोई बस की हो कोई भी पूरे हिंदुस्तान में महाकाल टीम मैदान में, महाकाल टीम, ठीक है भाई। ये छेदी लालू उपदेश राणा जैसे बड़ों को छोड़ दो, हमसे जुड़ो भाई। महाकाल टीम बजरंग दल मैदान में भाई, विश्व हिंदू परिषद मैदान में, वीडियो शेयर करो।
हमने पूछा कि भाई जो एमएसपी को अगर गारंटी कर दिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य की का अगर कानून बन जाए, गारंटी कर दी जाए, और बाकी जो 3 कानून बने थे कृषि उनको होल्ड पर डाल दिया जाए अर्थात लंबित कर दिया जाए, तो क्या आप लोग तैयार होंगे? अगर आपके किसान नेता यदि उस प्रस्ताव को, सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार लेते हैं, तो क्या आप लोग तैयार होंगे? कि अगर मान लो आपके नेताओं और सरकार के बीच में ये सहमति बन जाए कि भाई एमएसपी को तो गारंटी कर दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, हाँ, और इन 3 कानून जिनकी आप वापसी की बात कर रहे थे उन्हें होल्ड पे डाल दो, तो मंजूर है? नहीं, होल्ड पे डालने से मंजूरी नहीं है, इन्हें तो खत्म ही करना है। अब आप कह रहे हो खत्म करना है, हाँ ठीक है, और बात तो पर्दे के पीछे यही चल रही है कि ये होल्ड पर डालेंगे। नहीं, ये तो चलती रहे, तो 40 नेता हैं, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। हमारे तो यूँ है कि ना तीनों कानून खत्म करे जहाँ ये काले कानून जो। मेरा सवाल फिर वही है बाबूजी कि अगर आपके नेताओं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, हाँ, तो क्या करोगे आप? भाई स्वीकार कर लेंगे, 40 सहमति दे देंगे तो हमें भी मंजूर हो जाएगी। अब ये बदलाव कैसे? पहले तो आप कहते थे कि झोली भर के जाएंगे या मर के जाएंगे। नहीं, वो तो ठीक है, हाँ, पर कुछ नेताओं की भी माननी पड़े है, जो हमारे नेता उनकी भी माननी पड़े है कुछ, जो हमने चुन के भेज रखे हैं उनकी। मतलब अब आप अपने कदम पीछे थोड़े से खींचने को तैयार हो ना? ऐसा तो यही तो हो गया जब आप कह रहे हो मान लेंगे। भाई ऐसा है, हाँ। अगर सलाह करेंगे, सलाह करके बताऊंगे, ऐसे नहीं बता सकते जी। कि इसके ऊपर एमएसपी की अगर गारंटी दे दी जाए, जो किसान शुरू में लेकर चले थे, और 3 कानून वापस आप लोगों का ये मानना था, ठीक है सर, यदि सरकार 3 ये एमएसपी की गारंटी दे दे और 3 जो कानून है उनको होल्ड पर डाल दे, तो क्या किसानों को, या मैं कहूँ व्यक्तिगत रूप से, क्या आपको स्वीकार्य होगा? नहीं स्वीकार्य होगा। और यदि आपके जो किसान नेता हैं उसको स्वीकार कर लें, उन्हें भी नहीं होगा। यदि कर लें तो यदि का क्या मतलब है? आप यदि का क्या मतलब है? हम जानते हैं, हमारे नेता भी जानते हैं, नेताओं ने ही हमें बताया, हमने भी नेताओं से इस बात में परिचर्चा करी है जी। होल्ड पे रखने का मतलब ये है कि हमें एक बार एमएसपी पे कोई गारंटी किसी तरीके की दे के और ये यहाँ से रुखसती दे दें, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा दोबारा जमा होना, इतने बड़े आंदोलन के लिए इतनी बड़े ऊर्जा का, इतनी भावनाओं को, तो इस वक्त हम जब लोहा गर्म है तब तो चोट मारे ना, और जब लोहा ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिर किसी भी दिन आप लागू कर देंगे। तो हम मतलब संशोधन किसी प्रकार या होल्ड पर डालना स्वीकार नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये उनका झांसा है। और उस झांसे में अगर कोई नेता, आपके किसान नेता आ रहे हो, तो मेरा फिर प्रश्न है, आपने व्यक्तिगत तो जवाब दे दिया, लेकिन क्या उनकी उन बातों को, उस निर्णय को स्वीकारेगा आम किसान? मैं व्यक्तिगत आपसे नहीं कर रहा, आप व्यक्तिगत आम किसान की मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आप उनके बीच में। आम किसान की जन भावनाएं देखते हुए हमारा चुना हुआ नुमाइंदा, जिस वक्त सरकार का नुमाइंदा बन के हमें समझाने आया संजीव बालियान राज्य मंत्री, तो उससे जाके पूछ लीजिएगा कि भाई नेता की बात जनता मान रही है या जन भावनाओं के हिसाब से नेता काम कर रहे हैं? कौन सा नेता है इस वक्त जो जन भावनाओं के, सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। आपको पता है ना, नरेंद्र तोमर ने जब प्रस्ताव दिया था तो 12 आपके जो नेता थे उनको वो प्रस्ताव स्वीकार था। हो सकता है वो पहली सेटिंग करके पहुंचो कि 12 टूट के आ जाना, 1/3 दल बदल जाएंगे। यहाँ दल बदल कानून नहीं लागू होगा, ना दल बदल होगा। नहीं, आप ही ने अभी कहा कि हो सकता है पहले सेटिंग हो, तो जब 12 से होगी तो बाकियों से भी सेटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती? वो एमएसपी पर हमें गारंटी मिले, कानून बने। हाँ, और बाकी 3 कानून, ये 3 कानून भी वापस हों। अगर कहीं कोई पैंच है तो वो भाई सरकार, अगर एमएसपी की गारंटी मिल जाए लेकिन 3 कानून होल्ड पर डाल दिए जाएं जैसे सरकार ने पहले कहा। हाँ, वही सरकार भी ये कह रही, किसान भी ये कह रहे, अगर उसमें कोई नहीं, सरकार वो कहा, सर आप किसान कहाँ कह रहे हैं? आप वो कह रहे हैं ना, वो गाना है ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, और पहले ये था कि झोली भर के जाऊँगा या मर के जाऊँगा। ये परिवर्तन कैसे, ये बता दो मुझे। नहीं, परिवर्तन नहीं है। देखो, सब स्थिति देखनी पड़े, परिवर्तन नहीं है। आज हमारी मांग में ही है, अगर एमएसपी पे कानून बन गया तो ये कानून वैसे ही कमज़ोर हो जाएंगे। रही बात, ये कानून वापस होने चाहिए। लेकिन अब किसानों की बातों में नरमाई है, कहीं ना कहीं वो स्वीकारें या ना स्वीकारें, कहीं ना कहीं वो दब रहे हैं। उन्होंने भी देख लिया है, वास्तविकता तो ये है
उन्हें अपने नेताओं के क्रियाकलाप भी नजर आ रहे हैं, उन्हें सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन वो आसानी से बातें स्वीकार हो नहीं पाती है ना। दिल्ली सरकार अब इस बात को कह रही है कि जो घर घर फ्री राशन पहुंचाने की जो योजना थी, जैसे दिल्ली सरकार ने कुछ अन्य सेवाएं भी दी हैं कि भाई आपको गाड़ी की आरसी से संबंधित हो और कुछ विषयों के जो काम कराने हो डीसी एसडीएम ऑफिस के, वो आपके घर पर आएंगे, उनका प्रतिनिधि आएगा, आप कॉल करेंगे, आपके घर पर आएंगे, आपसे जो डॉक्यूमेंट्स आदि लेने होंगे वो लेकर जाएंगे और वो सेवा आपके घर पर पहुंच जाएगी। उसके लिए एक मामूली सा शुल्क है। लेकिन अब इसके अंदर जो केंद्र सरकार ने जो रोक लगाई है इसको लेकर के भाई जो घर घर के राशन पहुंचाने की योजना थी, उसके अंदर वास्तविकता तो ये है सरकार के अनुसार कि भाई जो केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार अनाज को एकत्रित करती है और प्रदेश के गोदामों तक पहुंचवाती है। प्रदेश सरकार का जो काम है, दिल्ली सरकार का, मात्र वो इतना है कि उस राशन को उस केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित कर गोडाउन तक पहुंचाए गए राशन को आम जनता तक पहुंचाना, सिर्फ उसका डिलीवरी का काम था। तो फिर वो केंद्र सरकार की इस योजना को अपना नाम कैसे दे रहे हैं? यहां मैं और स्पष्ट कर दूं इसके अंदर कि केंद्र सरकार ने बड़ा स्पष्ट किया इसके अंदर कि भाई यदि आपको ये स्कीम चलानी है तो बिल्कुल चलाएं, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उसके लिए अनाज भंडारण, अनाज संग्रहण अर्थात अनाज को एकत्रित करने का कार्य प्रदेश सरकार, ये दिल्ली सरकार स्वयं करे और फिर अपनी स्कीम को जनता तक पहुंचाए, फ्री पहुंचाए, जैसे भी पहुंचाए, उसके ऊपर रोक नहीं है। लेकिन अब क्योंकि राजनीति है, राजनीतिज्ञ अपने अपने अनुसार बातों को खेलते हैं, बातों को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, पूरी बात के ऊपर चर्चा नहीं करते हैं। वास्तविकता यही है। अब इसी जब राजनेता की बात चल पड़ी तो राजनेता की बात के अंदर मैं यहां ये भी स्पष्ट कर दूं कि जब हमने बात की इन्हीं किसानों से जिनसे हमने पीछे से चर्चा करता है, उन्हीं किसानों से जब हमने बात की, हमने पूछा कि सत्यपाल मलिक जो कि इस समय मेघालय के गवर्नर है और उन्होंने आकर उत्तर प्रदेश में जो ये एक प्रस्ताव दिया है कि भाई केंद्र सरकार एमएसपी की गारंटी दे दे तो मैं मध्यस्थ बनने के लिए तैयार हूं, किसानों को मना लिया जाएगा। उसमें सत्य तो यह कि ज्यादातर किसान, जो आम किसान की मैं बात कर रहा हूं, वो सत्यपाल मलिक की मंशा पर, उनकी नीयत पर शक करते नजर आए। उनके बयान है तो हितैषी है। अच्छा। पर राजनीतिज्ञ जो राजनेता, जो राजमोहन नेता जो फिलहाल में सरकार में है, तो वे हो जादूगर कि अब पता नहीं कहाँ उनकी गुड़गुड़ी बज जा, तो उसे समझने में टाइम लगेगा। नहीं, आपके नेता धर्मेंद्र मलिक जी ने तो साफ कहा है कि भाई वो तो किसानों को हितैषी नहीं है। नहीं, हम तो कह रहे उनकी जो गुड़गुड़ी बज रही है, पता नहीं वो किसान की डब है, सरकार की डब है, वो जो भी होगा पता लग जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि सरकार ने ही प्रोजेक्ट किया है उनको? वरना एक गवर्नर पद पे होते हुए इस प्रकार की बात आकर कहना और फिर अभी तक किसी किस्म की कोई कार्रवाई ऊपर से ना होना। नहीं, मेरा मानना ये है कि उन्हें तो चेतावनी दे देनी चाहिए थी अभी, कि या तो इसे 10 दिन होली से पहले कुछ चेतावनी कौन दे देते? सतपाल मलिक नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा में दे नहीं रहे तो कहीं ना कहीं कुछ संशय है। मतलब कहीं ना कहीं संशय की स्थिति है, आप उनको शक की स्थिति से देकर और आप नहीं, वे चेतावनी देना, या तो भाई होली तक ये मामला निपटा, नहीं मैं इस्तीफा दूंगा। हम तो जब विश्वास करेंगे ना, और अगर इस्तीफा नहीं देते हैं होली तक तो सरकार के साथ है, हमारे साथ कहाँ है। ठीक, धन्यवाद। जाट नेता हैं उन्हीं, नहीं मैं जाट सकता हूँ, सुन लीजिए, जाटों को ही, जाट नेताओं को ही भेजा था जाटों को समझाने के लिए, ये भी उन्हीं में है। राज्यपाल वो बीजेपी की सरकार में हैं, वो बीजेपी के हैं, मतलब वो बड़ा बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। हाँ, कि वो बात कह रहे हैं सरकार की, हाँ, और तरफ से कहने की कोशिश कर रहे हैं किसान, मतलब सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट किए हुए व्यक्ति, उनके सरकार के प्रतिनिधि, सीधा सा आप लोगों का, और उनका राजनीतिक इतिहास उछल कूद कर रहा है। उनकी राजनीति का मुद्दा हो सकता है उनका अपना व्यक्तिगत कोई सुख हो, सुविधाएं हो, जनहित की बातें करनी सतपाल मलिक ने बहुत पहले छोड़ दी। अच्छा, मतलब वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके बीच में घुसाए जा। अदरवाइज राज्यपाल का पद छोड़ के आए, इस्तीफा दे के आए, यहाँ सरकारी गाड़ी में बैठ के सरकारी हवाई जहाज में उड़ के आके हमें सरकार की बात सुना रहे हैं। वहाँ से इस्तीफा दें, यहाँ आके बात करें, आंदोलन को ज्वाइन करें, हमारी ताकत बढ़ाएं।
तब तो सतपाल मलिक की बात माने, वरना सतपाल मलिक के पास कहीं से इस बात की कोई गारंटी लिख के आई हुई है कि हम उसकी बात माने ही माने। हमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं है, हमें सच झूठ की तमीज़ नहीं है। वो सिर्फ सतपाल मलिक को ही है क्या? बीजेपी के राज में राज्यपाल हैं, वहीं रहें। हमारी एक बात कहनी है, हमारे बीच आए, इस्तीफा देकर आए, स्वागत है उनका। यद्यपि कुछ मान रहे हैं कि हाँ हो सकता है हमारे ही प्रेमी। अब मुझे ये बताओ, सत्यपाल मलिक को आप किस रूप में देख रहे हैं, किसान हितैषी या सरकार द्वारा प्रायोजित एक मध्यस्थ? नहीं, वैसा देखो, सतपाल किसान हितैषी तो हाँ, और चौधरी का चेला रहा हुआ, हमें तो उसकी भी बात माननी पड़ेगी, पर सलाह मशवरा करेंगे जब कुछ होगी। ऐसे नहीं, बात मानना कोई बात नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप सत्यपाल मलिक को सरकार द्वारा प्रायोजित मध्यस्थ के रूप में देख रहे हैं या एकाएक किसान प्रेम उनके अंदर जागृत हो गया, इस प्रकार देख रहे हैं आप? भाई किसान के उसमें देख रहे हैं हम तो उसे। आपकी नज़रों में मतलब किसान के हित की बात कर रही हो? हाँ। अब करें स्वीकार। नमस्कार इंडिया का, नमस्कार। मुझे